states that if a point mass lies outside a if a point mass lies outside a uniform spherical shell lies outside a uniform spherical shell or sphere with a spherically symmetric or sphere with a spherically symmetric with a spherically symmetric internal mass distribution spherically symmetric internal mass distribution, comma, the shell or sphere attracts the point mass the shell or sphere attracts the shell or sphere attracts the point mass as if the entire mass of the shell or sphere as if the entire mass of the shell or sphere were concentrated at its center were concentrated at its सेंटर। फिगर बनाइए पहले। यहाँ पर चाहे तो दो चीजें हो सकती हैं, चाहे तो स्फेरिकल शेल ले लें। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या हो गया कि एक बॉल है जो कि खोखली है अंदर से, ठीक है, और एक हो गया स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या है कि भरा हुआ है अंदर से, मतलब पूरा सॉलिड स्फीयर है। तो दोनों ही केसेस में डायग्राम बनाइएगा। एक तो हो गया हमने स्फेरिकल शेल बना ली। स्फेरिकल शेल का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई रबर की बॉल है और रबर की बॉल में रबर की कुछ मोटाई है, तो ये रबर की मोटाई है, रबर इतनी मोटी है और अंदर से खाली है, अंदर से खाली है, तो इसको स्फेरिकल शेल बोल देते हैं ऐसे को। और इस स्फेरिकल शेल का ये इस स्फेरिकल शेल का ये सेंटर हो गया, सेंटर ओ, और ये हो गया इसका रेडियस, रेडियस कैपिटल आर, सेंटर ओ रेडियस कैपिटल आर। और फिर हमने यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे एट पॉइंट पी, और इस ऑब्जेक्ट का मास है m। इस ऑब्जेक्ट का मास m है, स्मॉल m। तो अब ये एरो क्या कहता है? ये एरो बताता है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। हम यहाँ कहेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच बीच में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
और उसमें हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते थे कैपिटल जी को। कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि ये आर हो गया। आर क्या है, इस स्फेरिकल शेल का रेडियस। ठीक, हम बोलते हैं कि यहां से लेकर, इस सेंटर से लेकर और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से और पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, उसको मैंने बोल दिया स्मॉल आर। ठीक है, स्फेरिकल शेल के सेंटर से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया स्मॉल आर। तो फोर्स कुछ इस तरीके से लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे इस पूरे स्फेरिकल शेल का अगर मास कैपिटल एम है, तो न्यूटन ने जो ऑब्जर्व करा, उसने ये ऑब्जर्व करा कि फोर्स इस तरीके से एक्ट करता है जैसे कि वो सारा का सारा मास इसके सेंटर पर ही कंसंट्रेटेड हो, इसके सेंटर पर ही कंसंट्रेटेड हो। ऐसा उसने ऑब्जर्व कैसे करा? उसने ऑब्जर्व करके ये देखा कि अगर मान लीजिए इस स्फेरिकल शेल में थोड़ा सा होल कर दिया जाए और ये देखा जाए कि कहाँ तक ये उस चीज को अट्रैक्ट करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसने ऑब्जर्व करा कि सेंटर तक एक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ से ये कहा जाता है शेल थ्योरम से, शेल थ्योरम ये कहती है कि अगर भले ही कोई स्फेरिकल शेल हो, तो ऐसा नहीं है कि वो फोर्स जो है वो सिर्फ इसके सरफेस तक लग रहा है, वो फोर्स जो है दैट विल एक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वही चीज लिखी है। न्यूटन शेल थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल और स्फीयर विद अ स्फेरिकली सिमेट्रिक इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अगर ये एक पॉइंट मास है, अगर ये पॉइंट मास है और ये पॉइंट मास एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल से कुछ दूरी पर रखा जाए, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल में ऐसा है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल, मतलब वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब पूरे स्फीयर में सिमेट्रिकली वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि एक कोना तो जरा ज्यादा मोटा हो गया, ज्यादा हैवी हो गया, एक कोना बिल्कुल ही हल्का खोखला हो गया। तो बराबर बराबर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसका एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से काटूं या यहाँ से काटूं, तो दोनों का मास बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब कहते हैं कि द शेल और स्फीयर अट्रैक्ट्स द पॉइंट मास। ये जो पूरा का पूरा शेल है, ये इस पूरे पॉइंट मास को अट्रैक्ट करेगा as if the entire mass of the shell or sphere were concentrated at its center, कि जैसे पूरा का पूरा मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो। तो यहाँ पर फोर्स कैसे निकलेगा, Gm1m2। अगर मैं इस पूरे स्फीयर का मास कैपिटल एम मान लूं, तो G कैपिटल एम और इस छोटे पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए कि R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। ये जो डिस्टेंस है ये इस रेडियस से बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होगा, जब उसके सरफेस पर ही उसको डाल दिया जाए। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहीं पर सरफेस पर लाई कर रहा है, तो फिर स्मॉल आर तो कैपिटल आर के बराबर ही हो जाएगा ना। बताइए जी, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ये तो फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है। और शेल थ्योरम ये कहती है कि कोई भी बड़ा सा स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो बाहर लाई करता है, वो उसको सेंटर तक अट्रैक्ट करेगा, अपने सेंटर तक। ठीक है, एज इफ द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अभिनव, यस सर। दिवस, यस सजल, सर। शिवांश, यस रुद्रांश, सर। बताइए क्लियर है? यस सर। ओके, पार्थ क्लियर है? यस सर। पार्थ आए नहीं, मैंने ऑफलाइन के लिए बोला था आने को। और सर एक्चुअली मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे तो वहाँ जाने का। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये मैंने बनाया स्फेरिकल शेल। यहाँ लिख लीजिए साइड में, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल। फिर मैं बात करूंगा स्फीयर की। तो स्फीयर भी बिल्कुल इसी तरीके से। स्फीयर क्या है, स्फीयर पूरा का पूरा भरा हुआ है, अंदर से खोखला नहीं है। तो इसको चाहे इस तरीके से शेड करके दिखा दो। ये इसका सेंटर हो गया और ये स्फीयर का रेडियस हो गया कैपिटल आर। इस पूरे स्फीयर का मास फिर वही कैपिटल एम हमने मान लिया। और यहाँ पर पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर एक छोटा सा मास रखा हुआ है, उसका मास है स्मॉल एम।
और यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। तो जो फोर्स लगेगी Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। और कंडीशन यहाँ पर भी वही है कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो चाहे आपका स्फेरिकल शेल हो और चाहे स्फीयर हो, दोनों ही केसेस में फोर्स इतनी लगेगी और कहाँ तक लगेगी, टुवर्ड्स इट सेंटर, जैसे कि सारा का सारा मास सेंटर पर ही लोकेटेड हो। इसके बाद शेल थ्योरम जो है, शेल थ्योरम एक चीज और एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर हमने कहा कि अगर मास जो है r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, यानी कि अगर वो छोटा सा जो पॉइंट मास है वो स्फीयर के बाहर लाई करे या उसकी सरफेस पर लाई करे तो फोर्स इस तरीके से लगेगी। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि अगर वो पॉइंट मास उसके स्फेरिकल शेल के अंदर हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, इफ अ पॉइंट मास, इसी में नोट करके लिखेंगे और यहां लिख देना बेटा स्फीयर। ठीक, जैसे ये स्फेरिकल शेल था ऐसे ये स्फीयर का केस है। अब नोट करके लिखें, दोबारा बोलो। ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका तो मतलब जो डायरेक्शन है डायरेक्शन होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेम सेम सेम। If a point mass lies inside a uniform spherical shell, if a point mass lies inside, if a point mass lies inside a uniform spherical shell, if a point mass lies inside a uniform spherical shell, the gravitational force on the point mass is zero. The gravitational force on the point mass is zero. याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे हम कोई भी चीज बताई जाती है या कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो हम ना कुछ सोचने लगते हैं दिमाग में। तो याद रखिएगा जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो शब्द है, ये जब भी कभी आएगा वर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दिमाग में ये मत रखना कि अर्थ ही अट्रैक्ट कर रही है किसी चीज को। ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, जब मैं ग्रेविटी मेंशन करूंगा तब हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि उन दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ है। जब अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच का जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहलाता है। ठीक है, if a point mass lies inside a uniform spherical shell, the gravitational force on the point mass is zero. Full stop. But if a point mass lies inside a homogeneous solid sphere, ये तो शेल की बात होगी, but if a point mass lies inside a homogeneous solid sphere, इनसाइड अ होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर। होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए रबर, रेक्सीन और पॉलीथीन, ये दो तीन चीजों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया जाए तो, और उससे एक बॉल बना दी जाए, सॉलिड बॉल बना दी जाए, तो हम ये कहेंगे कि क्या उसमें मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि रबर किधर है, रेक्सीन किधर है और प्लास्टिक पॉलीथीन किधर है? मैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज जिस सॉल्यूशन में मैं ये ना बता सकूं कि जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स कहाँ पर हैं, ठीक है,
तो ऐसे को मैं क्या बोलता हूँ, ऐसी चीज को मैं होमोजीनियस बोल देता हूँ। तो होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर का मतलब ये है कि अगर वो दो तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है तो वो दो तीन चीज में अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता खुली आंखों से। समझ गए? होमोजीनियस का मतलब ये है कि हो सकता है वो तीन चार तरीके के आइटम से मिलकर बना हो। तो इस होमोजीनियस को सोचकर ही मत सोचना कि ये कोई अलग तरीके का स्फीयर है क्या, नहीं। ये वही है कि इसमें हम जिन चीजों से ये मिलकर बना है उनको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिस तरफ भी मैं देखूंगा उस तरफ मुझे वो एक जैसा ही नजर आएगा। But if a point mass lies inside a homogeneous solid sphere, comma, the force on the point mass acts, the force on the point mass acts, the force on the point mass acts the force on the point mass acts towards the center of the sphere, towards the center of the sphere, towards the center of the sphere. ठीक है, full stop. This force is exerted by the spherical mass this force is exerted by the this force is exerted by the spherical mass situated interior to the point mass. Spherical mass situated interior to the point mass. इंटीरियर टू द पॉइंट मास। तो दो डायग्राम बनाएंगे, एक तो स्फेरिकल शेल का, एक तो स्फेरिकल शेल का, और एक बनाएंगे हम सॉलिड स्फीयर का। तो स्फेरिकल शेल, इसमें ये जो स्फेरिकल शेल है इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, और यहाँ अंदर एक मास रख दिया जाता है स्मॉल एम। इसका रेडियस है, मतलब इसका डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी, सेंटर ऐसा होता है ना कि पूरा का पूरा मास इसका कैपिटल एम है, बड़े के बड़ी जो स्फेरिकल शेल है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका सारा का सारा मास जो है वो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस में वैसे रिकैपिटुलेशन ही है इसका, सिर्फ मुझे इसको ज़्यादा डिटेल में करना नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अंदर जो है, अंदर अलग 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 जो कंपोनेंट्स है ना स्फेरिकल शेल में, जो अंदर अलग 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 कंपोनेंट्स हैं, ये यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सब इस पर इतना फोर्स इतना फोर्स इतना फोर्स लगाएंगे कि वो सारे के सारे फोर्स जो हैं, क्योंकि एक अंदर जो एरिया बन रहा है वो एक सर्कुलर एरिया बन रहा है, तो वो जो इस पर फोर्सेस लगाएंगे वो सारे के सारे इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो वो सारे के सारे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सबको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो फोर्स है वो जीरो रहेगा। तो आप बस इसको इतना याद रखना है आपको कि अंदर बस फोर्स जीरो होता है स्फेरिकल शेल के अंदर। उसके बाद एक सॉलिड स्फीयर बना लो। सॉलिड स्फीयर में फिर ऐसे ही आप, कि अंदर से ये सॉलिड है, तो इसमें मैंने बोला कि इसका जो
रेडियस है, रेडियस तो कैपिटल आर हो गया, और जो मास है स्मॉल एम, वो ऐसे है कि वो डिस्टेंस स्मॉल आर पर है। अब वो मास कहीं पर भी हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, लेकिन रहेगा स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो इसका मतलब कि स्मॉल आर डिस्टेंस वाले रेडियस का एक छोटा सा सर्कल बना लिया हमने अंदर, तो वो इस इमेजिनरी सर्कल पर, ये सर्कल एक्चुअल में है नहीं, इमेजिनरी सर्कल पर कहीं पर भी लाई करेगा। मतलब मैं ये कहूँगा इंटीरियर लाई कर रहा है ना, उसके अंदर लाई कर रहा है, तो जब उसके अंदर लाई कर रहा है तो वो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी लाई कर सकता है। और सर्कल, जो इंटरनल सर्कल हमने बनाया उसका रेडियस स्मॉल आर लेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ नोट करिएगा, कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी एम आर इंटू स्मॉल एम। देखो इसका मास तो बाहर वाले का तो कैपिटल एम ही है। हमने कहा कि अंदर जो है, अंदर एक इमेजिनरी सर्कल बन गया, तो इसका जो मास है, इमेजिनरी स्फीयर बन गया सॉरी, इसका मास बोल दिया एम स्मॉल आर। मतलब स्मॉल आर रेडियस वाला जो अंदर एक स्फीयर बन गया उसको हमने बोल दिया एम कैपिटल, कैपिटल एम स्मॉल आर। तो फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में, जी अंदर वाला स्फीयर का सारा मास, वैसे जो अंदर वाला स्फीयर है उसका मास एम आर है, उसका का सारा मास कंसंट्रेट करेगा उसके सेंटर पर, तो एम आर। इस एम आर, अगर सारा मास सेंटर पर एम आर यहाँ कंसंट्रेट कर रहा है, तो इसमें दूसरा मास क्या है, स्मॉल एम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम ये कहेंगे कि जी एम it implies that f is equal to g mm upon r cube, m upon r cube, capital R cube into small r, into small r। रीजन लिख दीजिए, रीजन ये है कि कैपिटल एम आर अपॉन कैपिटल एम, कैपिटल एम आर अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये ऐसा कैसे आया, वैसे तो इसको याद रख लीजिए, ये ऐसा इस वजह से आया क्योंकि ये एक सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का मतलब ये है कि सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी, डेंसिटी हर जगह सेम रहेगी, ठीक है। वॉल्यूम तो वेरी करेगी, क्योंकि हमने ये कहा कि वॉल्यूम तो पूरे की वॉल्यूम अलग होगी और छोटे वाले की वॉल्यूम अलग होगी, लेकिन डेंसिटी सेम होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप ये देखिएगा कि जो बड़ा वाला स्फीयर है, बड़े वाले स्फीयर की मास तो m हो गया, और बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से मैं अगर छोटे स्फीयर की बात करूं, जो ये अंदर इमेजिनरी स्फीयर बन रहा है, इसका मास m स्मॉल आर, और इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा m स्मॉल आर अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो अब क्या करिए, अगर ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1। क्यों, क्योंकि ये भी रो है और ये भी रो है, ठीक। तो जब डिवाइड करेंगे तो एम आर अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई आर एच एस, आर एच एस से डिवाइड होगा, m अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू रो अपॉन रो। 2/1 करा तो इधर भी रो है इधर भी रो है, तो रो अपॉन रो तो क्या हो गया, 1 हो गया।
जब इसका एलसीएम तो सॉरी इसको जब मल्टी डिवाइड करेंगे तो mr/4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन कैपिटल M। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, इधर 1 हो गया, और mr/m, और यहाँ R क्यूब नीचे है और यहाँ R क्यूब ऊपर है, तो पलट कर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर कर रहा हूँ इसको, ये हो गया mr/m इज इक्वल टू स्मॉल R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ठीक है, तो हमने करा क्या यहाँ पर जैसे mr था ना, mr की वैल्यू डाल दी, ये mr है, तो mr क्या हो जाएगा, mr इज इक्वल टू हो जाएगा R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू m। और यहाँ से जब mr की वैल्यू डाल दी इसमें, तो f कितना हो गया, g mr की वैल्यू स्मॉल R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू कैपिटल M। ये तो mr की वैल्यू और m अपॉन R² था ही, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कैपिटल R बचा, वो सॉरी स्मॉल R बचा, तो g कैपिटल M स्मॉल m इंटू R अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ से आया, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हालांकि यहाँ पर ये डेरिवेशन वगैरह मेरे को करना नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ये देख लिया कि किस तरीके से होता है, पूछा नहीं जाएगा ये। तो शेल थ्योरम में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि चाहे आपसे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर पूछा जाए या जरूरत पड़े उसकी, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की या स्फेरिकल शेल की, तो अगर उसके सरफेस पर पूछा जाए कि फोर्स कितना लगेगा, या उसके सरफेस से बाहर पूछा जाए आउटसाइड द सरफेस और ऑन द सरफेस, तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R²। पहली चीज तो ये, चाहे सरफेस पर या सरफेस के बाहर। हम सरफेस के अंदर आ जाते हैं। सरफेस के अंदर अगर आपसे यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के बारे में पूछा जाए तो फोर्स लगेगा 0, और अगर एक सॉलिड स्फीयर के बारे में पूछा जाए तो फोर्स लगेगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r। बस ये, ठीक है। तो ये चीजें यूज करते हुए अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आते हैं। मुझे यहाँ पर जो हमारा इस बार का जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है उसमें शेल थ्योरम था नहीं। शेल थ्योरम कराना इस वजह से जरूरी था क्योंकि अगला जो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वेरिएशन मेरे को बताना है कि अगर धीरे 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 मैं जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठने लगूं, चलता जाए चलते जाए चलते जाए, हम स्पेस की तरफ चलते चले जाएं, तो हमारा जो स्मॉल जी है वो बढ़ता है या कम होता है, हमें ये देखना है। पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर हम जमीन की खुदाई करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं और जितना अंदर जा सकते हैं जमीन के उतना अंदर चलते चले जाएं, तो स्मॉल जी बढ़ता है या घटता है, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट एंड विद डेप्थ क्या चेंज होता है, तो ये देखना है। और वो जो हाइट वाला है, हाइट वाले में मुझे ये देखना है, देखो डेप्थ वाले में तो हम उतना अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन हाइट वाले में तो बहुत सारे मतलब इक्विपमेंट्स स्पेसक्राफ्ट वगैरह है ना हमारे पास, तो हम ऊपर जा सकते हैं। तो जो हाइट वाला है उसमें ये देखना है कि हम धीरे 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 उठते 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 क्या ऐसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर ग्रेविटेशन ही खत्म हो जाए, जहां ग्रेविटी ही खत्म हो जाए, तो हम कहते हैं कि हाँ पहुंचा जा सकता है। तो उस वेलोसिटी को हम बोल देते हैं ऑर्बिटल, वो सॉरी एस्केप वेलोसिटी, उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोल देते हैं कि एस्केप वेलोसिटी से किसी पत्थर को आप फेंक दो ना अगर यहाँ से, वो वापस नहीं आएगा। ठीक, तो धीरे धीरे उन चीजों पर आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है स्मॉल जी के बारे में पढ़ना है। आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
कुछ पूछ रहे हो लक्ष्य? हाँ, और क्या बता रहा हूँ इतने दिन से। ग्रेविटेशन ये है कि किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर उन दो बॉडीज में से जिन दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है उसके उस फोर्स को तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अगर उन दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो जाए तो उसको ग्रेविटी बोल देते हैं। बस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस। एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस। तो एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस, ये फर्स्ट लिख लीजिए। फर्स्ट एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस, यहाँ पर एफ हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर वेयर कैपिटल एम वेयर कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम mass of a point object, and small r distance of point object from center of earth, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अब आप ये देखिएगा कि जैसे मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ एक शेल की तरह तो बिहेव नहीं करती, खोखली थोड़ी होती है। अर्थ तो सॉलिड स्फीयर होता है, मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ होता है। तो हमने ये कहा कि अर्थ का मास है कैपिटल एम, ये अर्थ का सेंटर है, एक पॉइंट मास यहाँ पर रखा हुआ है, स्मॉल एम उसका पॉइंट है, मतलब उसका मास है। और अर्थ के सेंटर से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर हो गया। अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल आर हो गया। तो बिल्कुल वही हो गया डायग्राम जैसा कि शेल थ्योरम में था। ठीक है, तो फॉर्मूला भी बिल्कुल वही हो गया जो शेल थ्योरम वाला था। ठीक है, एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के ऊपर, मतलब बाहर है कहीं पर। ठीक, उसके बाद सेकंड नोट करेंगे एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, नहीं, एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस। सेकंड नोट करिएगा एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस के अंदर, मतलब
अर्थ में आप एक गड्ढा खोद दीजिए और फिर देखिए कितनी गहराई तक आप जाते हैं। उस गहराई पर आप देखिए स्मॉल जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। मैंने बोला कि ये अर्थ है और अब हमने इसके अंदर जाना है अर्थ के। तो अर्थ के अंदर ये अर्थ का सेंटर हो गया। सेंटर को बोल दीजिए ओ, और ये हो गया हमारा अर्थ का रेडियस कैपिटल आर। ये हो गई डेप्थ स्मॉल डी, और ये हो गया अंदर वाला जो ये डेप्थ है इसका रेडियस स्मॉल आर। स्मॉल आर, ठीक है, समझ गए। अगर मैं अर्थ के सेंटर से जिस गहराई तक जाना चाहता हूँ, मतलब अर्थ के सरफेस से जिस गहराई तक जाना चाहता हूँ, अगर अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लिया जाए उसको स्मॉल आर बोल दिया। ठीक। और हमने कहा कि जो वो पॉइंट मास m है ना, वो यही लोकेटेड है। अब वो इस जगह लोकेटेड है, जैसे पॉइंट मास m बाहर लोकेटेड था, ठीक है, अब वो अंदर लोकेटेड है। तो अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर d कितना हो गया, स्मॉल d, डेप्थ जो है स्मॉल d इज इक्वल टू, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, इसमें से स्मॉल आर सब्ट्रैक्ट कर दो, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर आप ये कहिए कि GMM by using shell theorem, by using shell theorem for a point interior to a sphere, for a point interior to a sphere, the gravitational force on mass m is given by F is equal to GMM upon r क्यूब, बड़े वाले रेडियस का क्यूब, इनटू स्मॉल आर, छोटा वाला रेडियस। ठीक है, यहाँ पर वो डेरिवेशन हमको करने की जरूरत नहीं है, जो शेल थ्योरम में हमने देख लिया था ना डेरिवेशन, वही डेरिवेशन यहाँ पर अगर आप एस एल अरोड़ा में से पढ़ते हैं तो वो वाला डेरिवेशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, वो जो हमने ये वैल्यू निकाली थी ना, एम आर की वैल्यू जो ये निकाली थी, स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू कैपिटल एम, तो वो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके उनको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके वो चीज इन्होंने यहाँ निकाल कर दिखाई है। आप तो सीधा सीधा कहें बाय यूजिंग शेल थ्योरम। ठीक, ये हो गया हमारा एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस। फिर बात करते हैं कि अगर अर्थ की सरफेस पर ही हो तो, थर्ड, नहीं वो तो स्फेरिकल शेल के केस में होता है जीरो। स्फेरिकल शेल के केस में अंदर की तरफ जीरो हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा कि एट पॉइंट्स आउटसाइड द अर्थ सरफेस, तो उसमें तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा था, अब क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला देखा, फर्स्ट वाले में जो फोर्स आई थी GMM अपॉन आर स्क्वायर, उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल देना है बस। ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर हमारा अब स्मॉल आर ना रहकर वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो नोट करें, एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस,
at points on the अर्थ सरफेस। इस केस में हम ये कहेंगे ये अर्थ का सेंटर हो, ये अर्थ का रेडियस कैपिटल आर, हमारा पॉइंट मास स्मॉल एम वो भी यहाँ पर रखा हुआ है, अर्थ का मास कैपिटल एम, तो अब तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। Here small r is equal to capital R, therefore F is equal to capital G capital M small m upon small r square, क्योंकि small r capital R के बराबर है तो F is equal to capital G capital M small m upon capital R square। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे सपोज द मास m, ये जो मास m है द मास m suppose the mass m experiences acceleration small g, experiences acceleration small g called the acceleration due to gravity, called the acceleration due to gravity, then according to Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, F is equal to क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F is equal to mg हो जाएगा। F is equal to mg, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड क्या है, ये है mg, थर्ड है mg, और सेकंड क्या है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ तो मुझे पता चल गया। अब मुझे अगला जो मेरा टॉपिक है उसमें मुझे देखना है कि अब अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर उठता चला जाऊं, यानी कि आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी कितना होगा। और अगर मैं डेप्थ में चलता चला जाऊं जैसे कि यहाँ पर, तो डेप्थ के साथ में हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होगा, ठीक है, वो देखना होगा। 3-4 मिनट बचे हुए हैं, अगला टॉपिक होगा नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसको। आज इतना ही कर लीजिए, और जो थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, फिजिक्स का जो आपका टेस्ट है जल्दी ही चेक करके आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। चलिए जी फिर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो ठीक है, जब मिलोगे तब बता दूंगा। ओके ओके।